क्लास 11th वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी कमेंट आ रहा था क्लास 11th वार्षिक परीक्षा वाला मॉडल पेपर वीडियो लाइए। तो देखिए क्लास 11th हिंदी मॉडल पेपर वीडियो आ चुका है और आगे और भी सब्जेक्ट के वीडियो आने वाले हैं। तो ये आपका प्रीवियस ईयर्स का मॉडल पेपर है, ठीक है। अभी जैसे ही मुझे अगर जो है नए ईयर्स का मॉडल पेपर मिलता है जैसे कि 2023 वाला, तो तुरंत ही वीडियो मिलेगा आप लोगों को। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं समय जो है 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, पूर्णांक भी 100 का मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सेम देखने को मिलेंगी मॉडल पेपर में, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। निर्देश में देखेंगे तो प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए बोला जाता है, जो कि हमेशा बोला जाता है, ठीक है। और इसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें मॉडल पेपर के बारे में पूरी जानकारी होती है, कैसे मॉडल पेपर को करना है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला जो क्वेश्चन देखने को मिलता है, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो इसमें देखिए अभी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग देख रहे हैं तो जो है 10 क्वेश्चन ही विकल्प का देखने को मिलेगा, जैसे कि दोनों मिलाकर गद्य और पद्य दोनों मिलाकर 10 ही विकल्प क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन अब जो मॉडल पेपर आएगा उसमें 20 विकल्प क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम नाटक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन सही होगा वो आपको लिखना है। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुष है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। ख वाला देखेंगे तो धर्मवीर भारती का उपन्यास कौन सा है, जैसे कि दिया है परग और गुनाहों का देवता दिया है, त्याग पत्र दिया है, कल्याणी दिया है। तो धर्मवीर भारती का जो उपन्यास है वो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन से गुनाहों का देवता है, ठीक है। और इसे हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है, जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। मैंने तो यहाँ पर बता दिया, आप लोग वहाँ पर कमेंट करिएगा। अब देखिए ग वाला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो ये पुरस्कार दिया हुआ पंचलाइट है, आत्मराम दिया है और उसने कहा था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी में ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है चौथा, उसने कहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन है ख वाला, कंकाल के लेखक कौन है। तो ये ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसका आंसर हमें लगता है काफी लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो आप लोग जान लीजिए। इसका जो ऑप्शन होगा जयशंकर प्रसाद होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अंग वाला है मजदूरी और प्रेम गद्य किस विधा की रचना है। मजदूरी और प्रेम गद्य किस विधा की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है नाटक, कहानी, निबंध और एकांकी दिया है। तो ये जो है एक निबंध विधा की रचना है, ऑप्शन जो तीसरा सही है। अब देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन तो आपके विकल्प भी कंप्लीट हो गए। अब दूसरा ऑप्शन जो है इसमें पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित जो है प्रश्न है, इनमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो मैंने बताया दोनों मिलाकर 10 विकल्प क्वेश्चन होते हैं। तो पहला इसमें दिया है कीर्तिपताका के रचयिता हैं। कीर्तिपताका के रचयिता कौन है? देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है, ठीक है, वो है विद्यापति, ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा। अब ख वाला है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है। तुलसीदास नहीं है, नानक है, कबीरदास है, दादू है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए नानक, कबीरदास, दादू ये तीनों जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन अलग है वो है तुलसीदास, पहला ऑप्शन ही आपका सही होगा। ग वाला है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। 1953, 1943, 1935, 1919। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 1943, ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा है महादेवी वर्मा का गीत संग्रह कौन सा है। यामा है, रामधेनी है या फिर राम की शक्ति पूजा है, पल्लव है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमें आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आप जो ऑप्शन सही होगा उसी को लिखना होता है। तो महादेवी वर्मा का गीत संग्रह कौन सा है? तो यामा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां है बिहारी सतसई किस काल की रचना है। तो बिहारी सतसई में आपको बता दूं रीत काल की रचना है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 2 कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो पेपर का सबसे बड़ा नंबर इसी प्रश्न में मिलता है आपको गद्यांश और पद्यांश में, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर इसी के अंतर्गत रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो नंबर यहाँ पर मिलता है वो इसी गद्यांश और पद्यांश में ही मिलते हैं, ठीक है। तो और 1 नंबर जो सबसे बड़ा मिलता है वो निबंध मिलता है, 9 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आगे देखिए, इसमें जो है इस गद्यांश के आधारित हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए 2 गुणे 5 लिखा गया है, यानी कि आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि 2-2 नंबर का होगा। इस गद्यांश के आधारित हमें करना है। आगे देखते हैं प्रश्न कौन सा है। यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया पूरा गद्यांश, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है क्या वाला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में जो है आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम होता है। तो आप लोग संदर्भ कैसे लिखते हैं इसके बारे में आप लोग देख लेना और पढ़ लेना। फिर ख वाला देखने को मिलता है अध्यापक का क्या काम है। तो इसमें जो गद्यांश है इसके आधारित अध्यापक का क्या काम है बताना है। और ग वाला है छात्रों में एकाग्रता की प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न की जा सकती है, इसका आंसर दें। फिर घ वाला है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा आदि भावों से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताएं।
अंग वाला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो आपका गद्यांश है इसमें रेखांकित अंश इस तरह से रेखा खींचा गया है जितने शब्दों के नीचे उतने का व्याख्या करना है, तो ये आपका एक गद्यांश हो गया। फिर यहाँ पर ऑप्शन भी दिया जाता है, अगर आपको मतलब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें हम असमर्थ हैं, उस समय आप भूल गए हो, तो आपको एक ऑप्शन और दिया जाता है, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर छूटता है तो बहुत बड़ा नंबर आपका जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है बड़े क्वेश्चनों में। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और गद्यांश दिया हुआ, ठीक है, दोनों में से कोई एक गद्यांश आपको करना होगा। और आगे बढ़ते हैं तो चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा देखिए ये आपका पद्यांश है, यहाँ पर भी 10 नंबर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन मिलेगा, जो आप उस समय कर पा रहे हो, सक्षम हो जिस क्वेश्चन को करने में, ऑप्शनली करना है तो ऑप्शनली करिए, या फिर इसको करना है तो इसको करिए। इसमें भी उसी तरह से होता है। देखिए यहाँ पर एक पद्यांश आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए, तो ये आपका एक पद्यांश हो गया और इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। वो भी पद्यांश का संदर्भ लिखिए और फिर रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, पद्यांश के आधार पर भारत के चरित्र की विशेषताएं बताइए, अंग वाला है भाषा के काव्य सौंदर्य का प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर 5 प्रश्न देखने को मिलता है। फिर अब अथवा करके दिया हुआ है इसमें ऑप्शन, ठीक है, तो आप ऑप्शन वाला भी कर सकते हो, उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका एक पद्यांश हो गया और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ एवं प्रसंग लिखिए। फिर आगे 4 क्वेश्चन और भी है इसका, आगे देख लीजिए, यहाँ पर इसके 4 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, ऑप्शन वाले पद्यांश का। तो रेखांकित अंश का व्याख्या यहाँ पर करना है, इसके बाद लिखा गया रेखांकित अंश के काव्य सौंदर्य का प्रकाश डालिए। तो आप लोग गद्यांश और पद्यांश में सबसे बड़ा नंबर मिलता है, तो उसमें आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट देना, यहाँ की यहाँ पर बड़ा नंबर मिलता है, ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से। फिर 5वां क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जीवन परिचय जो पूछा जाता है वो 10 नंबर में पूछा जाता है, लेखक और कवि दोनों लोगों का, ठीक है। 5 नंबर में लेखक का होगा, 5 नंबर में कवि का होगा। लेखक में पहला दिया गया है श्याम सुंदर दास, फिर डॉक्टर संपूर्णानंद, फिर है यहाँ पर तीसरा राहुल संकीर्तयायन। तो इन दोनों लोगों में से कोई एक लोगों का जीवन परिचय लिखना है 80 शब्दों के लगभग में, टोटल आपका यहाँ पर 5 नंबर बनेगा। फिर ख वाला देखने को मिलता है, तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो शब्द सीमांती शब्द यहाँ पर भी दिया गया है। तो इनमें देखिए जैसे कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया था, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो अभी ऑप्शन भी दे सकते हैं, नहीं दिया गया तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, कोई भी आपको याद होगा कवि का जीवन परिचय तो आप लोग लिख सकते हैं अपने बुक के अंतर्गत, ठीक है, या नहीं कि आप क्लास 9th का लिख दें। तो आपका जो क्लास 11th में होगा जीवन परिचय कवि लोगों का, वो लोग आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर और उनकी भाषा शैली का उल्लेख कर दीजिए। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है, कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर इन तीनों लोगों का ही कोई एक का ही लिखना, तीनों लोगों में से, ठीक है। तो आप यहाँ पर जीवन परिचय में देख लें 10 नंबर का होता है, तो आप लोग ध्यान देना, आप लोगों का 10 नंबर जाने वाला है कि बचने वाला है, तो आप लोगों के ऊपर है। फिर 6ठा क्वेश्चन है, आकाशदीप अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो ये आकाशदीप और ध्रुव यात्रा ये आप लोग अवश्य जरूर पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा आता है, ठीक। मैंने कई बार देखा है मॉडल पेपर में ये जरूर आता है, दोनों में से कोई एक आपको लिखने को आता है और ये 5 नंबर में आता है। फिर देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, स्वपठित नाटक की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जैसे कि अथवा करके इसमें और भी ऑप्शन दिया जाता है, स्वपठित नाटक के प्रमुख पात्र का चित्रांकन कीजिए। तो 7वें में दोनों में से कोई एक चीज आप करेंगे, 5 नंबर मिलेगा आपको। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां है, संस्कृत पर विशेष ध्यान दे भाई लोग, संस्कृत में भी कम नंबर नहीं मिलता है, ज्यादा नंबर मिलता है। 8वां में देखिए यहाँ पर दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश होते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ये आपका एक संस्कृत का जो है पंक्ति दिया हुआ है, इसमें हमें संदर्भ लिखना है इसका, यानी कि पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। फिर इसका हिंदी में हमें अनुवाद भी करना है। अब देखिए अगर हम इस पंक्ति को नहीं कर पा रहे हैं, इसमें हमें नहीं समझ में आ रहा क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो हम अथवा करके दिया गया है नीचे, इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 7 नंबर का ये हो गया। फिर ख वाला देखने को मिलता है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपका एक संस्कृत का पद्यांश हो गया, इसका भी हमें संस्कृत में संदर्भ जो है कैसे लिखते हैं, गद्यांश में और पद्यांश में, तो इन दोनों को आप लोग पढ़ लेना, अच्छे से क्लियर कर लेना। और यहाँ पर देखिए तो ये आपका एक पद्यांश दिया हुआ है संस्कृत का, अथवा करके एक और दिया हुआ है, दोनों में से हमें किसी एक पर अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। 7 और 7 14 नंबर संस्कृत का यहाँ पर सीधे सीधे देखने को आपको मिल जाता है। फिर आप जाएंगे नीचे, जैसे कि यहाँ पर 9 नंबर में देखने को मिलता है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर भी 4 नंबर मिलेगा, तो आप लोग नंबर जोड़ते जाइए। यहाँ पर देखिए तो आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिनमें से 2 क्वेश्चन ही आपको करना होगा। इसी तरह से आप 10वां देखेंगे तो अद्भुत रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित 2 नंबर है यहाँ पर। फिर ख वाला देखेंगे तो उपमा अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित 2 नंबर यहाँ पर भी है। फिर देखेंगे ग वाला, चौपाई अथवा वैरव छंद का लक्षण उदाहरण सहित 2 नंबर। 6 नंबर होता है रस छंद अलंकार में,
तो अगर आप लोग रस छंद अलंकार को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं तो आपका 6 नंबर पूरा कंप्लीट है, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना, पूरा पढ़ लेना तीनों को। आगे बढ़ते हैं, देखते क्या दिया हुआ है आगे देखेंगे तो 11 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। सब मतलब इस पेपर में सबसे बड़ा जो नंबर है तो पहला गद्यांश का है, दूसरा ये वाला है, ठीक है। पहला गद्यांश में आपको 10 नंबर मिलता है गद्यांश पद्यांश में, और यहाँ पर जो निबंध में हो 9 नंबर मिलता है, 1 नंबर कम है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं विषय, जैसे कि बढ़ती जनसंख्या के कुप्रभाव पर आप लिखेंगे, या फिर आप लिखिए नई नीति शिक्षा पर, या फिर आप लिखिए स्वच्छ भारत अभियान पर, या फिर आप लिखिए कोरोना एवं वैश्विक चुनौती पर। चारों विषय में से कोई एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। और यहाँ पर 12 नंबर में देखिए तो दिया गया है अयादि संधि। तो 12 नंबर में क्या होता है मैं आपको सीधे बता देता हूँ। संधि विच्छेद होता है, विभक्त होता है, वचन होता है, यही सारी चीज जो है यहाँ पर दी जाती हैं एक एक नंबर में। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं एक एक नंबर के बहुविकल्प की तरह, तो उसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। फिर 13 नंबर में भी वही चीज है, यहाँ पर देखेंगे नामसू शब्द का रूप है नामक के, तो यहाँ पर बताना है कौन सा रूप है, कौन सा वचन है। फिर यहाँ पर देखेंगे इसमें भी 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं विकल्पी में। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए संस्कृत में 4 नंबर यहाँ पर भी मिल गया। 8 और 14 नंबर आप लोग जोड़ लें, टोटल यहाँ पर कितने नंबर हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनसे 2 आपको करना है। तो इस मॉडल पेपर में यही सारे क्वेश्चन दिए गए थे। उम्मीद करता हूं कि ये मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और आगे जो मॉडल पेपर सब्जेक्ट आपको जो है चाहिए वो आप लोग कमेंट करिए तो वीडियो आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे और वीडियो लेकर आप लोगों के लिए।